हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में चैप्टर सेकेंड, मतलब भूगोल का जो है अध्याय 2 जो है आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, इस चैप्टर को एकदम मैं बेसिक से आप लोगों को समझाने वाली हूँ। बेसिक से एकदम टू द पॉइंट्स में जो है इसे कवर करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि सीटेट जनवरी का जो एग्ज़ाम है हो चुका है, इसका रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट का आप लोगों ने देखा कि सीबीएसई ने जो है नोटिस जो जारी किया, मतलब कि परसेंटेज जो बताया कि क्या रहा इस बार का रिजल्ट। आप लोगों को पता है कि उसमें पेपर 2 का रिजल्ट जो है बहुत डाउन रहा है। कहने का मतलब है पेपर 2 में 7 पॉइंट कुछ बच्चे जो है पास हुए हैं। तो ये जो रिजल्ट है ना बहुत ज़्यादा कम है, मतलब लगभग 8% बच्चे भी पास नहीं कर पाए हैं। और आप लोगों को मैं हमेशा समझाती रही हूँ, हमेशा जो है बताती हूँ कि अगर आप लोगों को पेपर 2 जिनका एसएसटी है इसमें एक अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से चाहते हैं कि आप अपना पढ़ के सीटेट क्लियर कर लें तो कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है खुद से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं यही आप लोगों को बोलती हूँ। लेकिन याद रखिएगा, आपको जो फॉलो करना है ना वो एनसीईआरटी। लोग क्या करेंगे, सीडीपी भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश हिंदी भी कर लेते हैं जो लैंग्वेज पेपर है, लेकिन लोग कमी कहाँ पर कर देते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसे फॉलो नहीं करते। एनसीईआरटी कहीं पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, बस उसी को कर लेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में सीटेट क्रैक करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि एनसीईआरटी फॉलो करो। ठीक है, मैं खुद भी जो है आप लोगों को मैं पढ़ाती हूँ, मैं कहती हूँ हमेशा कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ चैप्टर करवाऊंगी, कुछ चैप्टर आप कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जब मैं करवाऊंगी तो उसे एक बार जो है देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देखिए आपका कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर हो जाता है। फिर किसी तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के आए ना तो वो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप एकदम लाइन टू लाइन जो है अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करें। तो रिजल्ट का मेन कारण क्या होता है कम होने का, क्योंकि जो है लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते। अब एक बात मैं और यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि लोग जो है ना, कई लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि जो एनसीईआरटी है ना, जिन लोगों का पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए है एनसीईआरटी। पेपर 1 में हम लोगों को पता है कि ईवीएस और मैथ्स है, राइट। ये जो है कि आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी पढ़नी होती है और इसके लिए 6 to 8th की एनसीईआरटी पढ़ना होता है, राइट। अब इसमें चाहे एसएसटी वाले हों या आपके जो साइंस वाले बच्चे हों, साइंस और मैथ्स जिनका होता है, राइट, तो इनका जो 60 नंबर होता है ना ये एनसीईआरटी से ही आता। अब ये 60 में भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी से नहीं आता। 40 मार्क्स जो है एनसीईआरटी का आता है और 20 मार्क्स जो है पैडागोजी होती है, राइट। लेकिन ये 40 मार्क्स क्या आप लोगों को कम लग रहा है? अब यहीं पर जो है सबसे बड़ी कमी करते हैं लोग। सोचते हैं कि हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, बस क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाएंगे। कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस चल रही होती है वो कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आप कई लोग तो ये करते हैं कि जब फॉर्म फिल कर लेते हैं, मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट जो है नहीं निकल पाता, मतलब सीटेट का रिजल्ट जो है अच्छा नहीं रहता है। तो आज जो है आप लोगों को, आज से जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं ना, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, जो लोगों ने पहले से पढ़ा है और उनका अगर नहीं निकल पाया, सबके लिए है कि आज से ये आप लोग सोच लीजिए कि आज से ही आप लोगों को जो है एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है अगर आप अपना सीटेट क्रैक करना चाहते हैं। और खुद से पढ़िए, मैं भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा उसको देखिए, समझिए और अपने खुद के जो है ना सेल्फ नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि ये नोट्स जो है ना एग्ज़ाम के टाइम में आपको जो है रिवीजन में हेल्प मिलेंगे। मैं खुद इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग जो है ले लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिए और थोड़ा सा उसको समझ के, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जो लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि चीज़ों को समझें, समझ कर करें, तो वो जो है चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों की मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को एक एक चीज़ जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी। और आप लोगों को मैं ये कहती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक सही स्टडी मटेरियल मिलेगा। सेल्फ अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एक गाइडेंस मिलेगी। प्लस सी टेट के रिगार्डिंग मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। जो मैंने समझाया है वो समझ गए होंगे। आज से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ना कि, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता है सी टेट का पेपर देना है, तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन का जो है ना,
नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, ठीक है। आज से जो है लग जाइए और फिर देखिएगा आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट, ठीक है। मैं खुद आप लोगों को एनसीईआरटी कराऊंगी, जिन लोगों का पेपर 2 एसएसटी है एनसीईआरटी मैं खुद करवाऊंगी, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आज जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, भूमि के बारे में पढ़ेंगे, भूमि का उपयोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, भूमि संसाधन जो है एक प्राकृतिक संसाधन, इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसको डिस्कस करेंगे। मृदा निर्माण के कारक, मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा के प्रकार, जल के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है मैं 2 पार्ट में आप लोगों को करवाऊंगी, तो बस जुड़े रहिए, आप लोगों को पूरे नोट्स मिलेंगे। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए, लगता है इन्फॉर्मेटिव, तो हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और पहली बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि उनको जो है सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सके, एक सही गाइडेंस मिल सके, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये सब तो रही बातें। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को ना जो एनसीईआरटी पढ़ना है, अब एनसीईआरटी को आपको पढ़ना किस तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी बुक जो है आप लोग तो लर्न कर नहीं सकते, उसको एकदम पॉइंट में लाइन टू लाइन जो है हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, भूमि संसाधन, अगर मैं बात करती हूँ, 1 मिनट, हाँ, भूमि के बारे में क्या है। देखिए भूमि हम सब जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार का संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब यही लिखा है, भूमि जो है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। अब मतलब प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, मतलब और भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि आपका वायु हो गया, आपका जल हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ना। तो उसी में से एक भूमि भी जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग जो है भूमि के योग्य है। कहने का मतलब जो हमारी पृथ्वी है ना, इसका सभी भाग जो है, ये सभी भाग जो है वो जो है क्या है, भूमि नहीं है। मतलब आपको जो है इस पे जो है देखेंगे कि 1/3 भाग जो है क्या है, पानी है, ठीक है। तो जो भूमि वाला पार्ट है वो केवल कितना है, 30%, मतलब कि 70% एरिया जो है आपका किससे घिरा हुआ है, वो है जल से घिरा हुआ है। लेकिन अब ये 30% में भी सभी जो भाग है, मतलब कि जो आप लोगों का 30% भाग है, ये भी जो है ना पूरा आवास के योग्य नहीं है। कहने का मतलब है हर जगह जो है आप रह नहीं सकते, आप जो है वहाँ पे घर बना के रह नहीं सकते, क्योंकि कुछ एरिया जो है पहाड़ी है, कुछ बर्फीली एरिया है, ठीक है। कहीं पर जो है सही से जल उपलब्ध नहीं है, कुछ एकदम पूरा रेगिस्तानी एरिया है। तो अगर देखा जाए तो हर जगह जो है, क्योंकि एक मनुष्य को रहने के लिए या जीव जंतुओं को रहने के लिए एक सर्वाइवल कंडीशन होना जरूरी है, उसके आसपास का वातावरण, उसको जल मिले, शुद्ध हवा मिले, और उसके साथ मतलब कि वहाँ पे जो है पानी जो है, मतलब कि स्वच्छ जो लवणीय जल जो जिसे बोला जाता है वो मिले। तो ये सब चीज़ें जो है होना जरूरी है। तो वही बोल रहा है कि भूपृष्ठ के का जो कुल क्षेत्रफल का जितना पूरा क्षेत्रफल है, उसका केवल 1/3 जो मतलब कि केवल 30% एरिया जो है क्या है, ये है भूमि। अब इस 30% क्षेत्र में भी मतलब कि पूरा जो है आवास के योग्य नहीं है। कहने का मतलब है पूरा जो क्षेत्र है, हर जगह जो है आप रह नहीं सकते, आवास के योग्य पूरा क्षेत्र नहीं है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण, मतलब जो जनसंख्या का जो वितरण है ना, मतलब कहीं पर देखेंगे बहुत ज़्यादा अधिक जनसंख्या है, कहीं पर बहुत कम जनसंख्या है। अब अमेरिका की जनसंख्या देख लीजिए, अमेरिका में कितनी जनसंख्या है, और भारत की जनसंख्या देख लीजिए। जो भारत की जो जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या है वहाँ पे जो है उतनी अमेरिका में भूमि है, और जितना अमेरिका की भूमि है ना, उतनी जो है भारत की जनसंख्या है। कहने का मतलब है एकदम अपोजिट, ठीक है। मतलब कि भारत की जनसंख्या जितनी है उतनी वहाँ की भूमि है, और वहाँ पे जितने लोग हैं उतनी ही यहाँ की क्या है, भूमि है। तो आप इससे जो है देख सकते हैं कि जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, और ये जनसंख्या का जो वितरण असमान है ना, इसका जो कारण है वो भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण। कहीं की जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं की जलवायु जो है बहुत नम जलवायु है, ठीक है, कहीं की बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसके कारण जो है ये जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या के वितरण का असमान होने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा भूमि और जलवायु की भिन्न लक्षणों के कारण, राइट। उर्वर मैदान, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व में सघन बसे हुए हैं। देखिए जो नदी घाटियां हैं, जो उर्वर मैदान है, मतलब जो वो मैदान जहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है,
कहने का मतलब जहाँ पे कृषि की जा सकती है, तो वो क्षेत्र और नदी घाटियों में जो है कृषि के लिए उपयुक्त भूमि जो है क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, इसलिए यह स्थान जो है विश्व में सबसे ज़्यादा सघन बसे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि जो सबसे पहले जब मानव सभ्यता का जो विकास हुआ, तो ये जो है नदी घाटियों के किनारे हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ से आसानी से जल उपलब्ध हो सकता था, पीने के लिए हो या कृषि करने के लिए हो। तो इसके लिए जो है मनुष्य को एक जगह बसने के लिए जो है ज़रूरी है कि वहाँ का जो मैदान हो वो अच्छा हो, उर्वर मैदान हो, नदी घाटियाँ पास में हो, ताकि कृषि के लिए जो है उपयुक्त भूमि वहाँ पे उपलब्ध हो, जिससे कि वो जो है वहाँ पे रह सकें। तो वही स्थान जो है सबसे ज़्यादा सघन बसे हुए हैं, जहाँ पे उर्वर मैदान, नदी की घाटियों में जो कृषि के लिए योग्य भूमि हो। उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों चारों पॉइंट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे हम बात करते हैं भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग, देखिए, जो भूमि का उपयोग है, जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, मतलब जो भूमि है, इसका उपयोग जो है कई प्रकार से किया जाता है। तो भूमि का उपयोग हम सब जानते हैं कि कृषि के लिए सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, अब कृषि की अगर हम बात करें, तो कृषि योग्य भूमि भी जो है इस धरती पर बहुत ही कम है। कृषि के लिए किया जाता है वानिकी, मतलब आप देखते हैं कि पेड़ पौधे लगाने के लिए भी जो है भूमि का उपयोग किया जाता है, खनन करने के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, सड़कों के निर्माण के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, मतलब इन सभी के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, भूमि का। ठीक है, तो भूमि का उपयोग जो है कृषि हो, वानिकी हो या सड़क निर्माण हो, उद्योगों की स्थापना हो, इन सब को जो है, इन सब के लिए जो है भूमि की जरूरत पड़ती है। राइट। अब दूसरी बात, जो भूमि का उपयोग है ना, ये दो कारकों पर निर्भर करता है, एक भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। अब भौतिक कारक क्या होते हैं, तो समझिए इसे। भौतिक कारक जैसे कि आप देखते होंगे कि, एक मिनट इसको समझ लीजिए पहले। देखिए, भौतिक कारक जैसे कि स्थलाकृति। अब हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है, ये जो है हर जगह जो है ये समान नहीं है। कहीं पर आपको पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा, कहीं पर पठार मिलेगा, कहीं पर जो है ये प्लेन मिलेगा, कहीं पर पहाड़ी मिलेगा। राइट। तो जो भौतिक कारकों द्वारा जो है भूमि का उपयोग निर्धारित किया जाता है, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, कहने का मतलब पर्वतीय क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है या मैदानी एरिया है या पथरीला एरिया है या रेगिस्तानी एरिया है, इस पर जो है इसका उपयोग निर्भर करता है। वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की मृदा जो है उर्वरी है, मतलब जो है वह जो वहाँ की मिट्टी है उसमें फर्टिलिटी है, मतलब कि वो जो मिट्टी में कृषि योग्य है या नहीं है, इस पर भी निर्भर करता है कि वहाँ का जो मैदान है, जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है, वो जो वहाँ की मिट्टी है वो कहीं रेतीली तो नहीं है। तो इसका भी जो है भूमि का उपयोग जो है इस पर भी निर्भर करता है, मृदा पे। वहाँ की जलवायु कैसी है, कहने का मतलब है कि कहीं वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र तो नहीं है, या बर्फीला एरिया तो नहीं है, तो ये भी जो है तटीय क्षेत्र तो नहीं है। ये सब जो है जलवायु पर निर्भर करता है। खनिज और जल की उपलब्धता, तो ये सब जो है ना भौतिक कारक हो गए। तो भूमि के उपयोग में जो है भौतिक कारकों द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। और भौतिक कारक कौन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो है इस तरीके से कई ऑप्शन दे देता है और लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पे ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए। मानवीय कारक क्या हो गया, जनसंख्या। हम सब जानते हैं कि डे बाय डे जो है, दिन प्रतिदिन जो है क्या हो रही है, यहाँ की जो जनसंख्या है पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। और जनसंख्या की बढ़ने के कारण जो है भूमि की जो मांग है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण क्या लोग कर रहे हैं, जो वन है, जो कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पे लोग जो है बसना जो है शुरू कर दिए हैं, मतलब वहाँ पे जो है रहने लगे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वनों की कटाई हो रही है। राइट। तो जो मानवीय कारक, जैसे कि जो भूमि का उपयोग है, ये मानवीय कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि का उपयोग के प्रतिरूप जो है महत्वपूर्ण निर्धारक है। मतलब कि ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है, मानवीय कारक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। तो याद रखिएगा, स्वामित्व के आधार पर भूमि के सिर्फ दो प्रकार होते हैं। एक निज भूमि होती है, जिसमें व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, मतलब जो अपने प्राइवेट भूमि, जिस पे लोग अपने लिए काम करते हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। सामुदायिक भूमि, जो सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। ठीक है, इसका उपयोग जो है समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए कार्य किया जाता है। समुदाय से संबंधित जो है यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि चारा,
फलों का उगाना, ठीक है, औषधि बाटियाँ, इन सबको एकत्रित करना। तो ये क्या है, सामुदायिक भूमि। जो सामुदायिक भूमि जो है ना, इसको जो है साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये साझा संपत्ति संसाधन माना जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति कहा जाता है या निज भूमि को, तो ये आपको पता होना चाहिए। सामुदायिक भूमि पर जो है व्यापारिक क्षेत्र बनाने, मतलब कहने का मतलब है अपना व्यापार करने के लिए या नगरीय क्षेत्र में घर बनाने के लिए, मतलब नगरों में जो है, जो शहरी क्षेत्र है, नगरों में, नगर वाले एरिया जो है वहाँ पे घर बनाने के लिए, या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। तो ये पॉइंट समझ में आया। इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि सामुदायिक भूमि क्योंकि साझा संपत्ति संसाधन है, ये समुदाय के उपयोग के लिए जो है, समुदाय मतलब समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन लोगों ने जो है क्या, अपना बिजनेस करने के लिए, अपना व्यापारिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने के लिए, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कृषि योग्य भूमि का जो है क्या किया है, सामुदायिक क्षेत्रों में अपना विस्तार करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो है लोग एक तरह से जो है क्या, सामुदायिक भूमि का जो है क्या कर रहे हैं, उस पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि भूमि संसाधन का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है। देखिए, जो भूमि संसाधन है एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और हम सब जानते हैं कि भूमि जो मतलब कि जनसंख्या की जो मांग बढ़ रही है, मतलब जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है इसकी जो मांग है वो भी बढ़ती जा रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है भूमि की मांग बढ़ रही है, और जो भूमि है, क्योंकि भूमि तो हम सबको पता है ना 30% ही भूमि है, और इस 30% में जो है कुछ परसेंट ही भाग जो है क्या है, आवास के योग्य है। अब इसमें भी जो है लोगों की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी में जो है लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो वन वाली जो भूमि है या जो कृषि योग्य भूमि है, लोग जो है उसका दोहन करते जा रहे हैं। जो वन वाली भूमि है, वनों की कटाई करते जा रहे हैं। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो है क्या है, भूमि का जो है एक तरह से दोहन होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि भूमि संसाधन जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका दोहन हो रहा है। लोग जो है इसकी कटाई कर रहे हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जनसंख्या की बढ़ती डिमांड ने, जनसंख्या की बढ़ती मांग ने जो है लोगों को अच्छे फर्नीचर चाहिए, अच्छे जो है घर चाहिए, तो इसके लिए जो है ये कहीं ना कहीं जो है क्या कर रहे हैं, वह वनों का जो है दोहन कर रहे हैं, और कृषि योग्य जो भूमि है वहाँ पे जो है रहना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह से उसका दोहन हो रहा है। तो अगर इसका संरक्षण करना है तो किस तरीके से, अधिक से अधिक वन रोपण करके। अगर आप वन लगाएंगे, अगर पेड़ पौधे लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ की एरिया जो है पेड़ पौधे के लिए ही होगी। ठीक है, तो वन रोपण करके हम भूमि का जो है क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। जो रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का लोग जो प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, जिसका जो है छिड़काव करते हैं, उसका जो है ना वो जो है कम करना है उसे, ये नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उससे भूमि को जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है, उर्वरकों का जो प्रयोग तो कर, ठीक है, प्रयोग कर ही रहे हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जो है अच्छी फसल चाहिए तो उर्वरकों का प्रयोग करें, लेकिन इसका प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विनियमित रूप से करें। ठीक है, नियमित रूप से नहीं, विनियमित रूप से इसका प्रयोग करें। ठीक है, तो अगर आपको भूमि को संरक्षित रखना है, भूमि का संरक्षण करना है, तो जो उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं उसका जो है विनियमित उपयोग करना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। वनारोपण होना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरक जो है उसका विनियमित उपयोग होना चाहिए। अतिचारण पर रोक। आप सोचेंगे कि अतिचारण क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा अतिचारण का मतलब, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अतिचारण पर रोक लगाना चाहिए। मतलब कि आप सब लोग जानते हैं कि सब लोग जो है पशुपालन करते हैं। ठीक है, पशुपालन करने के लिए मतलब कि या तो वो एक एरिया बना दें, एक क्षेत्र बना दें, जहाँ पर जो है उनको चारा दें या चारा उगा के उनको खिलाएं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो पशु हैं, ठीक है, जो मवेशी हैं, उनको जो है कहीं पर भी छोड़ देते हैं चरने के लिए, मतलब जहाँ पे भी वो रह रहे हैं उसी क्षेत्र में जो छोड़ देते हैं चरने के लिए। जो भी प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ है, पौधे हैं, वो मवेशी जो है उसे खा जाते हैं, जो पशु हैं उसे खा जाते हैं, और उसको जो है हमेशा खाते 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 कहीं ना कहीं जो है उस ज़मीन से जो है उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो है इस पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पतियों का अपनी जगह पर उसका अपना
महत्व है और उसको ख़त्म नहीं करना है। इसीलिए जो है अगर आपके पास मवेशी हैं, गाय है, भेड़ है, बकरी है, जो भी है, उसके लिए जो है आपको एक जो है चारागाह रखना पड़ेगा, एक जगह रखनी पड़ेगी जहाँ पे जो है आप उसको चारा दें, ना कि ऐसे ही छोड़ दें और वो जो है वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे उसको जो है नुकसान करें। तो अतिचारण पे जो है क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो है मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं वैसे सोची थी इसके पार्ट 2 में करवाऊंगी, लेकिन क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा हैं तो इसको भी हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन बने रहिएगा लास्ट में। अगर आपको CTET पेपर 2 SST में एक अच्छा स्कोर करना है तो, क्योंकि आपके लिए जो है मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, एक एक पॉइंट जो है आपको मैं बताती हूँ। अगर आप ये पढ़ लेते हैं ना, आपको अलग से NCERT की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सपोर्ट करते रहिए, डेफिनेटली यहाँ से मैं एक अच्छा मटेरियल आप लोगों को देने वाली हूँ। बस आप लोग जो है जुड़े रहिए। ठीक है, लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। मृदा, मृदा क्या है? मृदा भी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ठीक है, ये भी अब आप ये समझिए कि मृदा होता क्या है। ठीक है, एकदम टू दी पॉइंट्स में बताऊंगी। मृदा जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कणों के आवरण की पतली परत है ना, वो मृदा है। मतलब पृथ्वी के सबसे निकट वाला जो एरिया होता है ना, वो क्या कहते हैं, जिसपे हम घास या कोई भी चीज़ उगाते हैं वो उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कहलाती है मृदा। ठीक है, पृष्ठ पर जो दानेदार कणों का आवरण है, पतली परत जो है वो क्या कहलाती है, मृदा। ये देखिए मृदा परिच्छेदिका है, और आपको पता होना चाहिए कि मृदा परिच्छेदिका है, इसको जो है 4 भागों में जो है मृदा को बांटा गया है। सबसे जो नीचे वाला जो भाग है, ये जो है सबसे जनक चट्टानें, सबसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो चट्टानें होती हैं। फिर उसके बाद जो है उससे ऊपर वाला जो भाग है, अपक्षयी चट्टानें पदार्थ हैं। ठीक है, उससे ऊपर वाला बालू, गाद, क्ले के साथ जो है उपमृदा होती है। तो जो आप लोगों को एक मैंने वो पढ़ाया था, स्थलाकृति मेंटल क्रोड। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उसमें जो है मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि कहाँ से कहाँ तक जो है स्थलाकृति होती है। अगर आप लोगों को ना देखिए, मैं क्लास 6th और 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है ये कंप्लीट कर चुकी हूँ, और इसी चैनल पे जो है जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट बना होगा NCERT ज्योग्राफी क्लास 6th 7th 8th। ठीक है, क्लास 6 7th 8th के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट को जो ओपन करेंगे तो चैप्टर वाइज जो है आपको क्लास 6th और 7th के पूरे जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स जो है इसका PDF जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, और क्लास 6 इसके जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आप ज़रूर कर लेंगे। जब तक आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, देख लीजिए आप 8th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है और क्लास 6 7 कंप्लीट हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सही से पढ़ें ना, तो ये बहुत ही आसानी से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये पता चल गया ना कि जो स्थलाकृति वाला भाग होता है, क्योंकि स्थलाकृति तो वैसे बहुत नीचे तक जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो भाग है ना, ह्यूमस और वनस्पति के साथ जो ऊपरी मृदा होती है, वो जो है क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जो भूमि से एकदम लगा हुआ है, उसको जो है क्या कहते हैं, मृदा। जो मृदा का निर्माण है वो चट्टानों से प्राप्त जो खनिज है, मतलब कि जो मृदा का निर्माण होता है चट्टानों से जो प्राप्त खनिज है और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उससे होता है। तो याद रखिएगा, मृदा के निर्माण में खनिज और जैव पदार्थों का एकदम सही मिश्रण ही मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ। तो खनिज और जैव पदार्थों का जो सही मिश्रण है मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ। ठीक है, आप सोचेंगे कि खनिज खनिज तो पता ही है ना कि हमारी मृदा में भी खनिज, मृदा में हमारी भूमि में तो खनिज पाए जाते हैं। अब ये जो जैव पदार्थ है ये क्या है, तो जो पेड़ पौधे हुए, जो इसके मलबे हुए, मतलब जो धरती में हम लोग जो छोड़ देते हैं, और मतलब कि या तो जैव पदार्थ में आप ये जो कृषि से निकले हुए जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको जो है उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो उनको जो है कहा जाता है जैव पदार्थ। तो खनिज और जैव पदार्थ मतलब जो प्राकृतिक वनस्पतियों या कृषि के जो अपक्षयित चीज़ें होती हैं उसको हम मृदा में मिला देते हैं। तो खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण जो है एक मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ। जैसे कि आप देखेंगे कि कृषि जब की जाती है तो उसमें गोबर मिलाया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो है मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाया जाता, उपजाऊ जो है बनाता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं मृदा के प्रकार। ठीक है, मृदा के प्रकार, तो भारत में जो है ना मृदा के 6 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन सी, जलोढ़ मृदा हुआ, काली मृदा हुआ,
और इसके बाद जो है आपकी लाल मृदा होती है, लेटराइट मृदा होती है, मरुस्थलीय जो ह्यूमस मृदा जिसको बोला जाता है, सॉरी मरुस्थलीय नहीं, पर्वतीय और ह्यूमस मृदा एक होती है मरुस्थलीय मृदा। तो इस तरीके से 6 भागों में बांटा गया है। लेकिन अब एक एक करके हम जो है समझेंगे, पूरा मैप के थ्रू जो है आप लोगों को इसको समझाने वाली हूँ, तो बने रहिए लास्ट तक अगर आपको समझना है तो। ठीक है, आप लोगों के लिए ही मैंने ये मेहनत की है, और इसको जो समझ लेंगे ना तो आपको जो है भूलेंगे नहीं। देखिए, अगर मैं जलोढ़ मृदा की बात करूँ तो जलोढ़ मृदा जो है इसमें सबसे अधिक उत्पादकता होती है, मतलब उत्पादन के लिए ना सबसे अच्छी मृदा जो बोली जाती है वो जलोढ़ मृदा है। जैसे कि जब पहाड़ी क्षेत्रों से जब नदियाँ बहते हुए आती हैं तो अपने साथ जो है ये बड़े बड़े मलबे, गिट मतलब कि जो पत्थर है, ये सबको जो है बहाते हुए अपने साथ जो है लेकर आती है। जब ये आती है तो कहीं ना कहीं जो ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, राइट। और यहाँ पे जो इसके पास वाला जो क्षेत्र होता है, कई बार जो है यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, यहाँ पर पानी फैल जाता है, तो यहाँ की जो आसपास का क्षेत्र होता है ना, ये जो है यहाँ की मिट्टी हमेशा नई होती रहती है। तो ये जो तटीय एरिया होता है उसको बोला जाता है खादर मृदा। क्या बोला जाता है? खादर मृदा। खादर मृदा जो है नदी के पास वाला क्षेत्र, मतलब जो तटीय क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है खादर मृदा। और बांगर जो कि नदी से दूर वाला एरिया जहाँ पे पानी जो है ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है वो होता है बांगर मृदा या तटीय क्षेत्र से दूर पाई जाती है। अब यहाँ पे जो खादर मृदा है ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, जो खादर मृदा है ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। याद रखिएगा, खादर मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यहाँ की मिट्टी जो है हमेशा नई होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो जब नदियाँ जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो अपने साथ जो बालू गाद या ऊपर से जो भी चीज़ें लाकर चीज़ों का जो है निक्षेपण कर देती है, तो इसकी वजह से जो यहाँ का जो मिट्टी होता है वो जो है क्या बन जाता है? उपजाऊ। यहाँ की मिट्टी जो है हमेशा बदलती रहती है। तो खादर मृदा जो है तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बांगर मृदा तटीय क्षेत्रों से दूर, और इस मृदा में जो है ज़्यादा जो है उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती ये भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। तो खादर मृदा जो है सबसे अधिक जो है उत्पादकता के लिए जो है उत्पादन जो है यहाँ पे सबसे अधिक होता है। काली मृदा दूसरी जो है मृदा है वो काली मृदा, और इसका निर्माण जो है ना चट्टानों में होता है, विशाल चट्टानों में होता है, और इसका जो है सबसे अधिक जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में, और बोले तो जो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है ना वहाँ पर उस चट्टानों में। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र में काली मृदा का। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है काली मृदा का सबसे अधिक भाग जो है वो जो है कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र में। जल की अधिकता होने पर काली जो मिट्टी है ना ये चिपचिपी हो जाती है। कई बार क्वेश्चन होता है कि चिपचिपी कौन सी मृदा होती है? तो कौन सी मृदा होती है? काली मृदा। और सूखने पर ना, मतलब कि कौन सी मिट्टी है जो सूखने मतलब जल की अधिकता के कारण जो है चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर जो है उसमें दरारी पड़ जाती है, तो वो होती है काली मृदा। और दरार पड़ने के कारण, जब इसमें दरारें पड़ जाती हैं तो उसको जो है क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा। देखते हैं ना, जब जुताई की जाती है तो उसमें जो है क्या होती है? दरारें पड़ती जाती हैं, तो इसीलिए जो है उसमें दरारें पड़ने के कारण जो है काली मृदा को ही एक और नाम दिया जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा। तो स्वतः जुताई वाली मृदा किसको कहा जाता है? काली मृदा को। ठीक है, और काली मृदा क्यों जो है इसमें दरारें पड़ जाती हैं? क्योंकि ये जो है जल की अधिकता के कारण जो है ये चिपचिपी होती है, जब सूख जाती है तो इसमें क्या आ जाती है? दरारें आ जाती हैं। और दरारें आ जाती हैं तो दरारें किस में आता है? जहाँ पे जुताई होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्योंकि स्वयं अपने आप जो है दरारें आ जाती हैं, तो स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। इसका एक और नाम दिया जाता है रेंगुर मृदा, और ज्वालामुखी के कारण जो है इसका उद्गार होता है, ज्वालामुखी के कारण जो है इसका निर्माण होता है, तो इसलिए ज्वालामुखी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो काली मृदा के नाम बहुत सारे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, रेंगुर मृदा कहते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं, और कपासी मृदा भी कहते हैं। कपासी मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि कपास की जो खेती होती है ना वो काली मृदा में होती है। याद रखिएगा, सबसे अधिक जो कपास होता है वो काली मृदा में होता है, इसलिए कपासी मृदा कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जो है अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लाल मृदा। तो जो लाल मृदा का निर्माण है ना ये चट्टानों में कायांतरित शैलों के विघटन के कारण हुआ है। ठीक है, लाल मृदा का जो निर्माण है चट्टानों में कायांतरित शैलों के कारण। आपको पता है ना कौन कौन सी कौन कौन सी जो है चट्टानें होती हैं? अवसादी चट्टानें होती हैं आपकी। ठीक है, सबसे पहले अग्नीय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, और तीसरा जो है कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानों के कारण जो है, एक मिनट वेट, क्या हो गया ये? ठीक है, देखिए, हाँ, तो कायांतरित चट्टानों के कारण जो है इसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पर जो है जो लाल मृदा है इसमें मोटे अनाज होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर। और लाल मृदा पता है सबसे अधिक जो है, अभी मैं मैप के थ्रू ये बताऊंगी क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखिएगा जो लाल मृदा है यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर। लेटेराइट मृदा जो है ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा जो है ना बहुत कम होती है, औसत से, सॉरी, लेटेराइट मृदा जो होती है, मैं लाल मृदा की बात कर रही थी। लेटेराइट मृदा ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है, ये जो है चौथी मृदा है, लेटेराइट मृदा, जहाँ पे वर्षा जो है सबसे अधिक होती है। और सबसे अधिक कहाँ पे वर्षा होती है? तटीय क्षेत्रों में, राइट। ये मिट्टी जो है, जो लेटेराइट मृदा जो है ना, इसकी जो मिट्टी है मक्खन की भांति मुलायम और सूखने के बाद ढिल्लोर की तरह हो जाती है। देखिए, दो मृदा के अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा माइनर सा। जैसे कि काली मृदा जो है ना, पानी की अधिकता के कारण वो चिपचिपी हो जाती है और सूखने के बाद जो है दरारें पड़ जाती है। लेकिन जो लेटेराइट मृदा है इसमें जो है इसकी जो मिट्टी है मक्खन की भांति जो है मुलायम होती है और सूखने के बाद जो ये ढिल्लोर की तरह हो जाती है। ठीक है, ढिल्लोर जब पत्थर की तरह दिखती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। लेटेराइट मृदा का जो निर्माण है कर्म से भीगने और सूखने के कारण होता है। कहने का मतलब है पहले, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, तो पहले भीगती है और फिर जो है सूखने के बाद जो है इसका निर्माण होता है। सूखने के बाद ढिल्लोर जैसे, मतलब पत्थर चट्टान जैसी हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा, और ये जो है एक तरह से हम कौन सी मृदा की बात कर रहे हैं, सॉरी, पर्वतीय मृदा, और ये है पांचवी मृदा। ठीक है, एक मरुस्थलीय मृदा हो गई, एक पर्वतीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा और ये जो है पर्वतीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, रेतीले जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पे जो है खेती बहुत अच्छे से हो नहीं पाती है, और यहाँ पे जो है कांटेदार वनस्पतियों का निर्माण होता है। पर्वतीय मृदा की बात करें तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे अधिक होते हैं, तो यहाँ पे जो है ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। और ह्यूमस के कारण ही जो है क्या आता है, इनकी मिट्टी में अम्लीयता का गुण आ जाता है। इसीलिए जो है ना यहाँ पे जो है सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं वो जो है बहुत ही अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक बार, एक मिनट। हाँ, मृदा जो पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो है पर्वतीय मृदा है, यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो जहाँ पे भी जो है नदियों का विस्तार है, ये जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। काली मृदा जो है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ठीक है, लाल मृदा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो एरिया है जहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा कम नहीं, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होती है। मतलब कि यहाँ पे जो है बारिश, ये भी नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा अधिक होती है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बारिश की कमी रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं रहती है। तो ये जो है आप लोगों का देख सकते हैं, तमिलनाडु का भी कुछ क्षेत्र है, कुछ कर्नाटका का क्षेत्र भी आ जाएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र का भी क्षेत्र आ जाएगा, उड़ीसा का क्षेत्र है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मतलब कि ये जो है आपका कौन सी मृदा है, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। तटीय जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, वहाँ पे जो क्या पाई जाती है, लेटेराइट मृदा। तो ये तो आप नहीं भूलेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये आपको भूलना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक जो है आप लोगों को चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब कल जो है हम पढ़ेंगे मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और यहाँ तक जो है आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, SST को एक अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऑल द बेस्ट।